नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का होम साइंस गृह विज्ञान का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है, जो कि DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जो है जारी किया गया है। और आपके जो अभी मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिड टर्म के एग्ज़ाम जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। तो और ये क्वेश्चन पेपर भी उन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस पेपर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने आपके लिए एक आसानी की है कि मैंने इसमें आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपको आंसर्स देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम के बेस पर बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है प्रत्येक प्रश्न जो है वो 0.77 अंक का है, और इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो खंड क में जो है 25 MCQ है, जिनमें से 20 के आपको उत्तर देने हैं। खंड ख में 24 प्रश्न है, जिसमें से आपको 20 के उत्तर देने हैं। और खंड ग में जो है आपको स्टडी के आधार पर, यानी कोई गद्यांश दिया है उसके आधार पर आपको 6 MCQ प्रश्न दिए गए हैं, और उनमें से किसी 5 के आपको उत्तर देने हैं। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, आप इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही जो बच्चे हैं वो इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आंसर्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए, जो हमारी सड़कें होती है, या हमारे जो हॉस्पिटल्स है, और जो हमारी लाइब्रेरीज़ है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सामुदायिक संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर पूरे समाज का हक होता है, यानी कि उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज उन्हें हम जो है कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में गलत है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसमें गलत दिया गया है, और जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, हम सही लगा के जाते हैं, जबकि सही तो इसमें सारे ही हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को एक सतर्क एवं जागरूक उपभोक्ता बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अच्छे से रहन सहन एवं पोषण संबंधी ज्ञानवर्धन होता है, सही है। विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है, ये भी सही है। लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह केवल लड़कियों के लिए होता है, यह गलत है, क्योंकि जो होम साइंस है ये लड़के और लड़कियों के दोनों के लिए होता है। लेकिन वो अलग बात है कि ज़्यादातर लड़कियां ही लेती हैं, लेकिन होता तो ये दोनों के लिए, इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये हमारा गलत है, और गलत ही हमसे पूछा गया था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, वह विशेषता है जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती है, क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए, वे कौन सी विशेषताएं होती है जो दो व्यक्तियों में अंतर करती है और हर एक व्यक्ति को एक अलग व्यक्ति बनाती है। तो वो क्या होती है, वो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, व्यक्तिगत पहचान होती है हमारी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ पर्सनल गुण होते हैं जिनके आधार पर उनको जाना जाता है, तो वही हमारी क्या है, व्यक्तिगत पहचान है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, औद्योगिक स्तर पर कपड़े पर की जाने वाली प्रिंटिंग का नाम बताइए। देखिए, इंडस्ट्रियल स्केल यानी कि औद्योगिक स्तर, उद्योग पर जो कपड़े पर प्रिंटिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है रोलर। ठीक है, क्या कहा जाता है, रोलर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, विवर्त कार्य वाला कपड़ा जिसमें सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिजाइन होते हैं, क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए, ओपन वर्क फैब्रिक जिस पे जो है सूत के जाल से डिजाइन बनाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लैसे। ठीक है, क्या कहा जाता है, लैसेस उसे जो है कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 हमारा, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कैरियर का विकल्प नहीं है। देखिए, यदि आप गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कौन सा इनमें से आपके लिए जो है कैरियर का ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या इनमें से आप नहीं बन सकते। तो देखिए, होम साइंस पढ़ने के बाद आप डाइटिशियन बन सकते हैं, ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, लेकिन आप ब्यूटिशियन नहीं बन सकते, क्योंकि ब्यूटिशियन बनने के लिए आपको प्रॉपर इसका कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें आपको मेकअप वगैरह सिखाया जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो हमारा होता है उसमें कौन सा नहीं होता। तो देखिए, मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारा नियोजन होता है, आयोजन होता है, नियंत्रण होता है, लेकिन हमारा इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो हमारा आयोजन मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि जो हमारा विनिमयता है, इंटरचेंजेबिलिटी है, वो हमारा प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8 है, तो ये हमारा
प्रश्न नंबर 8 है, जब रेशो को सूत्र में बदला जाता है तो रेशो को साथ जोड़ने के लिए बंटे बनाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, जब रेशो को हम एक साथ जोड़ते हैं और इसे सूत्र में बदलते हैं, ठीक है, पहले क्या होता है, रेशो को सूत्र में बदला जाता है और रेशो को एक साथ जोड़ने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं, बंटे बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे कहा जाता है क्या, टीपीआई कहा जाता है। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वीडियो तंत्र जो कंप्यूटर और वीडियो का एक संयोजन है और मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि एक वीडियो सिस्टम जो कि कंप्यूटर और वीडियो का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर और वीडियो का कॉम्बिनेशन है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए उसको जाना जाता है पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। ठीक है, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो यानी कि इंट्राएक्टिव वीडियो के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि कंप्यूटर और वीडियो का एक कॉम्बिनेशन होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मानव जीवन की किस अवस्था के दौरान स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है, यानी वे स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते। देखिए कौन सी अवस्था में जो बच्चा है या बालक है वो स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करता। तो देखिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो होती है, इसमें बच्चा अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करता। देखिए जो हमारा मानव विकास है उसके कुछ चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, शैशव काल आता है, उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आती है, और फिर हमारी किशोरावस्था आती है, और उसके बाद हमारी वयस्कावस्था आती है, यानी कि हम एडल्ट जो है हो जाते हैं। तो हम अपनी तुलना जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में दूसरों से नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, दर्शकों से प्राप्त टेलीविजन कार्यक्रम की रेटिंग या उत्तमता निर्धारित बिंदु टीआरपी संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस घटक का उदाहरण है, ग्राही, प्रतिपुष्टि, संदेश या चैनल। तो देखिए जब भी हम कोई टेलीविज़न पर कार्यक्रम देखते हैं तो उसकी एक टीआरपी बनती है। तो ठीक है, तो टीआरपी क्या होती है, एक तरह से फीडबैक होता है। ऐसा माना जाता है जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा होती है वह जो है चैनल अच्छा है, और जिस चैनल के टीआरपी कम है वह चैनल जो है वो बुरा है। तो टीआरपी एक तरह से क्या होती है, हमारा फीडबैक होती है, प्रतिपुष्टि होती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े सीधे रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन से कपड़े ऐसे हैं जो सीधे जो है रेशों से बनाए जाते हैं। तो वो कौन से, फेल्ड्स है। क्या क्या कहा जाता है उन्हें, फेल्ड्स कहा जाता है, जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, फेल्ड्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लड़कियों में यौन परिपक्वता का सूचक नहीं है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी का कौन सा सूचक नहीं है। तो देखिए यदि हम देखें मासिक धर्म, तो ये हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी का सूचक होता है। बगलों और जांघों में बाल आना, ये भी हमारा यौन परिपक्वता का सूचक होता है। अधिकतम वृद्धि की आयु, ये भी जो है हमारी यौन परिपक्वता की एक विशेषता है। लेकिन आवाज़ में परिवर्तन आने को हम यौन परिपक्वता का सूचक नहीं मान सकते। सेक्सुअल मैच्योरिटी का इसको हम इंडिकेशन जो है वो नहीं मान सकते। आवाज़ में परिवर्तन ऐसे भी हो सकता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, जीवन की किस अवस्था में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। देखिए अमूर्त रूप से सोचना क्या होता है, जो हमारे सामने मूर्त रूप में नहीं है, फिजिकली नहीं है, उसके बारे में सोचने को अमूर्त स्वरूप से सोचना कहा जाता है। जैसे मान लो हमने आज तक समुद्र नहीं देखा, यदि हम समुद्र के बारे में सोचने के लिए कहे और बच्चा उसको सोच पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। तो वह कब आती है, देखिए वह आती है हमारी कब, जब हम किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, एडोलासेंस की स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, तब जो है हमें अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता आती है। इससे पहले हम केवल मूर्त रूप से सोच सकते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिन्हें हमने देखा है, उन्हीं के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन किशोरावस्था के बाद हम जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा उनके बारे में भी सोच पाते हैं। आगे हमारा समय अनुसार कार्य को देखने का साधन क्या कहलाता है। तो देखिए समय अनुसार कार्य को देखने का साधन हमारा कार्य वर्ग कहलाता है, वर्ग कर्व कहलाता है। आगे हमारा उत्प्रेरण रुचि किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। देखिए जो हमारा मोटिवेशन है ये किसको दिया जा सकता है, मोटिवेशन केवल ह्यूमन बीइंग को ही दिया जा सकता है। जो मानव है उसको ही हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसको ही हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, और उसी में हम जो है किसी चीज़ की इच्छा जगा सकते हैं।
आगे है हमारा प्रश्न नंबर 17, कविता अपने मनोरंजन के लिए संगीत सुनना बेहद पसंद करती है, पारस्परिक क्रिया के आधार पर यह किस प्रकार का संचार है। देखिए यह एक तरफा संचार है, वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो केवल जो है रेडियो को सुन रही है, गाने सुन रही है, वो उससे कुछ भी कह नहीं सकती। ठीक है, अगर वो कहना भी चाहे तो नहीं कह सकती, तो एक तरफा हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है, इसलिए इसे एक तरफा संचार कहा जाता है। आगे हमारा क्रियान्वयन का क्या अर्थ होता है। क्रियान्वयन यानी कि संचालन का क्या अर्थ होता है। देखिए जो भी हम योजना बनाते हैं उसको करने को ही उसका क्रियान्वयन कहा जाता है। तो योजना को क्रियाशील बनाना यानी कि पुटिंग ए प्लान इनटू एक्शन, जो हमने सोचा उसको हम जो कर रहे हैं वो हमारा क्रियान्वयन है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो वसा, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और जो विटामिन और खनिज लवण है इनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व इनको हम कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 20 है, व्यक्ति अपने जीवन की किस अवस्था के दौरान पहचान के संकट की भावना को महसूस करता है। देखिए जो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस की जो स्टेज होती है, इसके अंदर जो है हम संकट की भावना को महसूस करते हैं। और इसी स्टेज को जो है बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने संकट व तूफान की अवस्था भी कहा है, किशोरावस्था को, क्योंकि बच्चा जो है स्थिर नहीं होता। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से आधुनिक संचार का कौन सा माध्यम है। देखिए आजकल जो हम संचार का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं माध्यम, वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। ठीक है, सारे काम मोबाइल फ़ोन से हो रहे हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 22 है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कौन सा है। देखिए यदि आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप काम करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट आप क्रिएट कर ले कि आपको कौन कौन से काम जो है वो करने हैं। यदि आप लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे तो आप सभी कामों को बहुत इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। आगे हमारा, भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ के क्या कारण है। देखिए भारत में कुपोषण बढ़ता जा रहा है तो उसका कारण है अल्प पोषण और अति पोषण। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए ही नहीं मिल रहा, इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जिन्हें इतना ज़्यादा खाने के लिए मिल रहा है कि उनके में मोटापा आ रहा है, तो वो भी एक कुपोषण का ही साइन होता है। आगे हमारा, जैम, अचार बनाना, जड़ी बूटी बनाना किसका एक उदाहरण है। ठीक है, किसका एक उदाहरण है। तो देखिए ये सारी हमारी ऐच्छिक या फिर ऑप्शनल एक्टिविटीज़ होती है, अचार बनाना, जड़ी बूटी उगाना आदि। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स हॉस्पिटल का दिल्ली में आपने नाम सुना हुआ, ये किस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। तो देखिए तीसरे स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। ठीक है, तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण है। तो जो आपका सेक्शन ए था ये पूरा हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर। इसमें 24 प्रश्न है और 20 के आपको उत्तर देने हैं। स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है, यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के न होने की स्थिति नहीं है। पहली बार यह परिभाषा किसने दी और इसे कब दिया गया। देखिए स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी होने के लिए एक परिभाषा दी गई है कि जो सिर्फ शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अच्छा है वही जो है स्वस्थ है, केवल रोगों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता। तो ये परिभाषा जो है वो WHO द्वारा दी गई थी 1948 में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 है हमारा। ठीक है, चित्रों को सुझाइए कि वह किस प्रकार हाथ तथा शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन कर कार्य का सरलीकरण कर सकती है। चित्रा एक बच्ची है, उसको आपको बताना है कि वो किस तरह जो है शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन करके कार्य का सरलीकरण कर सकती है। तो देखिए शरीर को उचित मुद्रा में रखकर वह जो है कार्य का सरलीकरण कर सकती है, उसको वो आसान बना सकती है। इंग्लिश वाले बच्चे भी इस वीडियो के साथ जुड़े रह सकते हैं क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी आंसर्स को हाईलाइट किया है। वर्क बाय कीपिंग बॉडी इन प्रॉपर पोस्चर, यदि आप अपने शरीर को उत्तम अवस्था में रखोगे तो आप अपने काम को सरल बना लोगे। राजू ने घर पर एक दोस्त को अपने विशेष ग्रिल्ड पनीर सैंडविच परोसने के लिए आमंत्रित किया। उसने ताज़ा मेयोनीज तैयार किया, सभी सब्जियों को अच्छे से धोया, काट दिया और पनीर के बारीक टुकड़े भी काट दिए। सैंडविच सेट करने के लिए अंत में डबल रोटी के डिब्बे को खोला तो पाया कि वह खाली था। पहचानिए वह प्रबंधन प्रक्रिया के किस चरण से चूक गया। देखिए जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो वो किस चरण से चूक गया। तो देखिए यहाँ पर उसने आयोजन सही से नहीं किया। यदि वह आयोजन सही से किया करता तो उसके पास डबल रोटी सबसे पहले होती, क्योंकि सैंडविच बनाने के लिए डबल रोटी ही सबसे पहले हमें चाहिए होती है। तो इसका मतलब उसने आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उसने सही से नहीं किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में मिलान करना है। तो
तो देखिए मानव विकास किससे संबंधित है, मानव विकास हमारा मानव जीवन की अवस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मानव के विकास की कुछ अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। उसके बाद हमारा जो है वृद्धावस्था आती है। भोजन एवं पोषण किससे संबंधित है, तो ये हमारा खाद्य संरक्षण से संबंधित है। कपड़े और वस्त्र हमारा तंतु विज्ञान से संबंधित है। संचार और विस्तार हमारा कार्यक्रमों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन। तो देखिए एक का चार कहाँ आ रहा है हमारा, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, दूसरे का दो ये हमारा केवल इसमें आ रहा है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, दो बी का 2। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, तैयार कपड़ों को सीधा और चिकना करने की परिष्करण प्रक्रिया का नाम बताइए। नेम द फिनिशिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिंग एंड स्मूथिंग ऑफ द रेडी फैब्रिक। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैलेंडरिंग। क्या कहा जाता है, कैलेंडरिंग कहा जाता है जब हम तैयार कपड़ों को सीधा और चिकना करते हैं। आगे चलते हैं, रीना एक शिक्षिका है, वह अपने स्कूल में बच्चों और माता पिता को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। देखिए अब वह शिक्षिका है तो उसको क्या क्या करना होगा, उसको सभी बच्चों और माता पिता के साथ एक मीटिंग करनी होगी जिसमें वो उनसे 1 to 1 कम्युनिकेशन करेगी। ठीक है, या फिर सभी को एक साथ हॉल में बैठा के भी वो कर सकती है और 1 to 1 भी कर सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतः व्यक्तिगत संचार। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 है हमारा, किन भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन कई बीमारियों को कम करने में सहायक है। तो देखिए वसा और तेल और चीनी और नमक, ये हमें सबसे कम मात्रा में खाना चाहिए। यदि मैं आपको क्रिकेट के एक फिट खिलाड़ी विराट कोहली के बारे में बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि वो चीनी नहीं खाते हैं। ठीक है, मीठे से बहुत परहेज करते हैं। तो वसा, तेल और चीनी, नमक को खाना जो है कई बीमारियों को कम करने में सहायक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए योजना बनाते हुए किन चरणों पर ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हमें कितना आता है, कितना हमें नहीं आता है। दूसरा देखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण हमारे चरण होंगे। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है हमारा, निम्न में से कौन से पहचान के तत्व है। किसी को यदि पहचाना जाता है तो कैसे पहचाना जाता है, तो देखिए उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा है उसका आत्म पदोन्नति। ठीक है, आत्म पदोन्नति को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो स्वाभिमान है, स्टेम है हमारा, उसको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो पहचान के तत्व है स्व संकल्पना और दूसरा है हमारा स्वाभिमान। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 है हमारा, ऊन के रेशों के संसाधनों में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रियाओं के नाम बताइए। ऊन के जो रेशे बनाए जाते हैं तो उनमें जो है किन प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है। तो देखिए उसमें पहला यूज़ होता है कतरने का, दूसरा होता है कार्बनीकरण का। ठीक है, तो दोनों का यूज़ होता है, तो उत्तर हमारा ऑप्शन का हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 36 है, राधा गलत भोजन संबंधी आदतों के कारण बीमार रहने लगी है, पहचानिए निम्न में से कौन सी संभावित आदतें उसके बीमार होने के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यानी कि कौन सी गलत आदतें हैं उसकी जिसके कारण वो बीमार रहने लगी है। तो आहार के गलत विकल्प के प्रति पोषण पर ध्यान देना तो अच्छी बात है, उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना अच्छी बात है। आहार का गलत संयोजन, कॉम्बिनेशन उसका सही नहीं है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, और आहार के विकल्प के प्रति अभिरुचि। ठीक है, तो ये हमारा 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 है हमारा, इंद्रियों के आधार पर किन भागों में संचार वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इंद्रियों के आधार पर जो संचार है हमारा, कम्युनिकेशन है, उसको बांटा गया है श्रव्य और दृश्य कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो 1 और 2 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऐसी बातचीत जो सुनने के आधार पर आधारित है और ऐसी बातचीत जो देखने के आधार पर आधारित है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 38 है, रिया अपने सफ़ेद दुपट्टे को रंगवाना चाहती है, गृह विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते उसे उन कारकों के बारे में बताइए जो दुपट्टे की रंगाई को प्रभावित करते हैं। यानी अगर दुपट्टा रंगा जाता है तो कौन से ऐसे कारण हैं जो दुपट्टे की रंगाई पर अपना प्रभाव डालेंगे। तो देखिए रेशे की रासायनिक प्रकृति, दुपट्टे का जो रेशा है वो कैसा है। दूसरा डाई की रासायनिक प्रकृति, जिस डाई से हम उसको रंगने वाले हैं वो कैसी है। तो ये दोनों ही जो है उसकी रंगाई को प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन का हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 है हमारा,
रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर में जल शुद्धिकरण के निम्नलिखित चरणों में से कौन से महत्वपूर्ण है। देखिए रिवर्स ऑस्मोमेटेड वाटर फिल्टर में कौन कौन से जो हमारे यंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला है इसमें सक्रिय कार्बन पूर्व फिल्टर, दूसरा है अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये दोनों हमारे इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन जो है वो हमारा वाटर प्योरिफिकेशन कब, जब रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टर्स होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 में हमारे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। तो अभिकथन है, गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझाया गया है। तो ये हमारा बताइए क्या है। ये हमारा बिल्कुल सही है, गृह विज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण पक्षों का विकास करना है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन जो हमारा आर है वो सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ख इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक और जैविक परिवर्तन होता है जिनका एक विशेष कर्म होता है। बिल्कुल सही है। देखिए मानव जीवन की कोई भी अवस्था होती है उसके अवस्था में जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, ये हमारा साइकोलॉजिकल जो हमारे प्रिंसिपल्स है वो है, जैसे कि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। मानव का विकास एक निश्चित एवं समान क्रम में होता है, अभी मैंने आपको बताया, और ये भी दोनों ही सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे हमारा देखिए, अभी योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात परिणामों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। क्या है सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जब भी हम किसी योजना को कर लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या क्या हमसे गलतियां हुई हैं ताकि आगे वो गलतियां हम ना दोहराएं। तो गलत हो जाएगा ये। लक्ष्यों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा। तो देखिए ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 है हमारा, संचार माध्यमों ने विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है। अवरुद्ध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो क्या संचार माध्यमों ने विकास की गति को रोका है? बिल्कुल नहीं, गलत है ये हमारा। ठीक है, आगे है, संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक माध्यम है। बिल्कुल सही है। तो ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 है हमारा, अभिकथन है, स्वयं में समर्थ और सक्षम महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव है। बिल्कुल सही है। देखिए यदि हम अंदर से अपने आप को हम अच्छा मानते हैं, कैपेबल मानते हैं, तो ये एक मेंटली जो हमारी हेल्थ है उसके अच्छे होने का इफेक्ट होता है। सामाजिक सहयोग देने वाले उपायों तथा वयस्कों में सकारात्मक समायोजन करने में योगदान देते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है एक ही व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है किसकी? ए की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 है हमारा। ठीक है, 45 में क्या है हमारा, भवन में रोशनी केवल प्राकृतिक स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए प्राकृतिक स्रोत तो रोशनी का केवल सूर्य है, तो ऐसा तो नहीं है कि रोशनी केवल सूर्य से ही दी जा सकती है। बल्ब का भी यूज़ किया जा सकता है। रोशनी प्रकाश देती है और स्वस्थ वातावरण बनाने में भी बनाए रखने में मदद करती है। ये बिल्कुल हमारा सही है। तो ये हमारा गलत है, लेकिन आर हमारा जो है वो सही है। आगे प्रश्न नंबर 46 है हमारा, संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सभी साधन सीमित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और दोनों जो है सही है और एक दूसरे की व्याख्या है, क्योंकि साधन सीमित है इसीलिए हमें उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 है हमारा, आहार जनित बीमारियां तब होती है जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें रोगजनक सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि भोजन में रोगजनक जीव है तो वो हमें बीमार कर देंगे। अनुचित भंडारण, संदूषित उपकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी या भोजन या खाना बनाने के खराब तरीकों से रोगजनक सूक्ष्म जीव पनपते हैं। बिल्कुल सही है, और ये जो है आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 है हमारा, कमरों में वायु का परिसंचरण अनिवार्य माना गया है। बिल्कुल सही बात है। वायु कमरों के तापमान को नियंत्रित करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन वायु का परिसंचरण अनिवार्य इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि तापमान को नियंत्रित करती है, क्यों, इसलिए ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो क ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 है हमारा,
कि सफल होने के लिए समय प्रबंधन कौशल विकसित करना जरूरी है। टू सक्सीड इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल। बिल्कुल सही बात है। यदि हमें एग्जाम में भी सफल होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रभावी समय प्रबंधन कार्य के साथ साथ समुचित विश्राम और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है, लेकिन ये एक ही सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन ख हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न जो अब हमारे आगे आएंगे, खंड से आ गया है, सेक्शन से आ गया है। इसमें आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं खंड ख में, और 5 का आपको उत्तर देना है। इसमें आपको क्या दिया गया है, एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए ये हमारा इसमें गद्यांश दिया गया हुआ है। ठीक है, गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद प्रश्नों पर आप आए। तो देखिए यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो देखिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट करती है। आपने सुना होगा कि मीठा खाने से इंस्टेंट ऊर्जा मिलती है, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 51 है, सीमा वीगन डाइट लेती है, वह किसी भी पशु उत्पाद को खाने या अन्यथा भी प्रयोग में नहीं लाती, जैसे गाय भैंस आदि दूध। प्रातःकालीन आहार में निम्न में से कौन सा विकल्प सीमा के लिए उपयुक्त होगा। देखिए यदि वो पशु उत्पाद को नहीं खाती तो सोया दूध जो ओट्स है वो ही उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त। तो देखिए यदि वे पशु उत्पाद नहीं खाती है तो सबसे अच्छा है उसके लिए सोया दूध और ओट्स। आगे चलते हैं, संतुलित आहार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल है, बिल्कुल सही है। आरडीए के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते, बिल्कुल गलत है। संतुलित आहार से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। आगे है हमारा, फल और सब्जियां डैश के समृद्ध स्रोत है। तो देखिए जो हमारी फल और सब्जियां होती है इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन और खनिज मिलते हैं। विटामिन और खनिज सबसे ज़्यादा हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कच्चे फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किन्हें वृहद पोषक तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए वृहद पोषक तत्व हमारे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट है और हमारा प्रोटीन है, जबकि विटामिन और जो खनिज पदार्थ है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो हमारा 2 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो हमारे वृहद पोषक तत्व है, और खनिज और विटामिन वो कैसे होते हैं, वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 55 है, आहार पिरामिड के प्रत्येक खंड का आकार प्रत्येक दिन परोसे जाने वाली निर्धारित मात्रा को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा शाकाहारी लोगों के लिए आहार योजना सरलता से तैयार की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और ए और आर जो है दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या है। तो देखिए ये हमने पूरा सैंपल पेपर कर लिया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सभी विषयों के सैंपल पेपर के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों के सैंपल पेपर को आसानी से कर सकते हैं, और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।